नमस्कार दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीट साइंस मैथ लेवल 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जिसमें वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार वो मिट्टी से खनिज लवण, जल आदि प्राप्त करते हैं, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वो अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होकर के ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है और किसकी उपस्थिति में बनता है? पर्णहरित व सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। अब देखते हैं आगे कि यदि पत्ती को प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाए, यानी यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यदि प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाई जाए तो क्या पत्ती स्टार्च बना पाती है? ये जानने के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे। गतिविधि एक दे रखी है आपको, इसमें डायग्राम भी दिखाया गया है। इसमें उपयोग होने वाले डायग्राम 2.2 है। आयोडीन टेस्ट किया जाता है इसे आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर जानकारी प्राप्त करेंगे। एक ही प्रजाति के पौधों के 2 गमले लीजिए। एक गमले को लगभग 72 घंटे के लिए अंधकार में तथा दूसरे गमले को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों गमलों के पौधे से एक एक पत्ती लीजिए। दोनों पत्तियों को एक प्रखनली में डालकर इतना स्प्रिट भरिए कि वे डूब जाएं। इस प्रखनली को पानी से भरे आधे बीकर में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पत्तियों से सभी क्लोरोफिल के अणु निकल नहीं जाए। अब इन पत्तियों को जल में धोकर इन पर आयोडीन के विलयन की बूंदें डाल लीजिए। यानी सबसे पहले हमें 2 गमले लेने हैं जिनको 72 घंटे के लिए अंधकार में रखना है, यानी जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता हो। अब इन्हें स्प्रिट से भरी हुई कोई बोतल या कोई पात्र रख के उनमें डालना है ताकि ये पत्तियाँ डूब जाए। ठीक है। अब इसे निकाल करके गर्म पानी से धो लेते हैं जिससे कि उसमें उपस्थित पर्णहरित यानी क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि उस पर आयोडीन की बूंदें डालने के पश्चात क्या परिवर्तन होता है। ये आपको डायग्राम भी दिया गया है। क्या दोनों पत्तियों के रंग में परिवर्तन होता है? हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती के रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती में परिवर्तन नहीं हुआ। अंधकार में रखे पौधे की पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। इस कारण प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती में ही स्टार्च था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रकाश में जो रखा हुआ पौधा था या गमला था उसके पत्ती में ही स्टार्च उपस्थित था। जब हमने उसे अंधेरे में रख दिया और उसके बाद उसे 72 घंटे तक रखा गया और स्प्रिट से धोया गया या डुबोया गया तो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल था वो ख़त्म हो चुका है अभी। अतः आयोडीन के विलयन की बूंदें डालते ही प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है, जबकि अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती का प्रकाश संश्लेषण से क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। इस कारण अंधेरे में रखी पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्टार्च है वो आयोडीन से क्रिया करके, यदि पत्ती में स्टार्च होगा तो आयोडीन जैसे ही डालते हैं हम तो इससे क्रिया करेगा स्टार्च आयोडीन से और नीला रंग हमें दे देगा। यह प्रक्रिया स्टार्च परीक्षण भी कहलाती है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू यदि बनाना चाहें हम तो बन जाता है कि स्टार्च परीक्षण में क्या काम लिया जाता है, तो कहेंगे हम आयोडीन। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है आयोडीन से स्टार्च परीक्षण किया जाता है जिससे रंग भी इसका गहरा नीला हो जाता है। यहाँ पे आगे भी हम देखेंगे आलू से भी हम स्टार्च परीक्षण कर सकते हैं। आलू से भी यदि आलू के ऊपर हम आयोडीन डालेंगे तो उसका रंग भी गहरा नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आयोडीन स्टार्च परीक्षण किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम
परजीवी, ये हम जितने भी पढ़ रहे थे स्वपोषी के बारे में पढ़े, पत्तियों स्वपोषी में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं परजीवी। कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता, यानी उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं पाया जाता। इस कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ये भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि सभी पादप हैं वो स्वपोषी की श्रेणी में नहीं आते हैं। कई हैं जो परजीवी की श्रेणी में भी आते हैं। इनका एग्जाम्पल देखेंगे हम। आओ पता लगाते हैं कि कौन कौन परजीवी की श्रेणी में आता है। मैंने यहाँ पे पहले ही एग्जाम्पल लिख दिया है। परजीवी पादपों का एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पे अमरबेल, जिसको कसकूटा नाम से भी जानते हैं, अमरबेल का दूसरा नाम है कसकूटा। तो ये हम देखते हैं भाई किस प्रकार ये अमरबेल है वो दूसरों से भोजन ग्रहण करती है। चित्र 2.3 में दिखाए गए वृक्ष को ध्यान पूर्वक देखिए। इस वृक्ष के तने व शाखाओं पर पीले रंग के तंतु लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीले तंतु अमरबेल नामक पादप है। ये जो पादप है इसके ऊपर पीले रंग के जो हैं, ये पादप कोई और है, लेकिन ये जो ऊपर जो पीले रंग के तंतु हैं ये अमरबेल है। ये खुद पादप नहीं है, ये ऊपर जो लिपटा हुआ है ये अमरबेल है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस वृक्ष पे ये लिपटे हुए हैं, यानी ये किसी के ऊपर लिपटे हुए हैं तो उसी से भोजन प्राप्त करेंगे। भोजन वो बनाएगा और ग्रहण ये अपने अनुसार अपना कर लेंगे, जो उसके काम आएगा उसके रह जाएगा। अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष या पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, तथा यह वह वृक्ष तथा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि नीम का पेड़ है कोई और उसके ऊपर अमरबेल लगी हुई है। अमरबेल है वो नीम से अपना भोजन प्राप्त कर रही है, क्योंकि नीम के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीम करता है। अब जो ऊपर है इसके अमरबेल वो कहलाएगी उस समय परजीवी, यानी वो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, परजीवी। और जो नीम है खुद वो कहलाएगा परपोषी, यानी परपोषी वो दूसरे का पोषण कर रहा है इस समय, ठीक है, अपना कर रहा है स्वयं का लेकिन दूसरे का भी कर रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे आपने अपने चारों ओर कीड़े मकोड़े, तितलियों एवं अन्य कई जीवों को पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हुए देखा या सुना होगा। क्या आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में भी सुना है जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकृति में ऐसे पौधे भी हैं जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों का भी भक्षण करते हैं। ऐसे पादपों को कौन से हैं और क्या कहलाते हैं, आइए जानने का प्रयास करें। यानी वही पादप नहीं है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं या किसी दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं। ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को खाते हैं, यानी जंतुओं को खाकर अपना भोजन करते हैं। दोस्तों, ऐसे पादपों को कीट भक्षी की श्रेणी में रखा गया है, तीसरे नंबर पर है ये। ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। कीटों को पकड़ते हैं और पचा लेते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकोलेरिया, घटपर्णी पादप आदि। मैंने इसका शॉर्ट में लिखा है DDU, घटपर्णी। डी का मतलब ड्रोसेरा, फिर दूसरे का मतलब डायोनिया, यू का मतलब यूट्रिकोलेरिया और घटपर्णी अगला है। इसे हम 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है निम्न में से बताइए कीट भक्षी कौन नहीं है। तो इनमें 3 तो ये दे देगा, ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकोलोरिया, और एक दे देगा अमरबेल। तो हम क्या कहेंगे, अमरबेल है वो कीट भक्षी नहीं है। वो किसकी श्रेणी में आता है, परजीवी की श्रेणी में आता है। यहाँ पे आपको घटपर्णी का डायग्राम भी दिखाया गया है चित्र 2.4 में। घटपर्णी की संरचना है वो पादप के घड़े के समान सी होती है, इसको घट या घड़े के रूप में रूपांतरित किया गया है। चित्र 2.4 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह घटपर्णी पादप है। यह घट रूपी संरचना जिसका रूपांतरण इस घड़े के रूप पर
दिखाया गया है। घड़े के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? इस पादप में पत्तियां घड़े यानी घट के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े में नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। घड़े का मुख वाला भाग चिकना होता है, जिससे जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो फिसल करके गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों में फंस जाता है। रोम नीचे की ओर झुके रहते हैं, जिससे यह कीट को बाहर नहीं निकलने देते। घड़े में पाचक रस होते हैं जो इन कीटों को पचा डालते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो पत्तियां हैं इसकी घड़े जैसी संरचना है और ऊपर ढक्कन जैसा बना हुआ है। ये ऊपर जो बना हुआ है, जैसे ही इसमें कीट जाएंगे तो ऊपर की ये नीचे की ओर झुकाव होता है और इसके अंदर रोम पाए जाते हैं। तो रोम में फिर वो फंस जाते हैं कीट और फिर ऊपर की ओर नहीं आ सकते। और फिर नीचे जाने के पास इसमें एंजाइम होते हैं जो इनको पचा लेते हैं, यानी पाचक रस बोलते हैं इनको। वो इसको पचा लेते हैं और वो कीटों की मृत्यु हो जाती है और ये अपना भोजन कर लेते हैं। इसके बाद आता है, इसमें ड्रोसेरा का भी डायग्राम दिखाया गया, आप देख लीजिए। ठीक है, और ये सब जो होते हैं ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देख लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है इन पादपों को भोजन के रूप में कीटों की आवश्यकता क्यों होती है? ये पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होती है। ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कि इनमें कीट भक्षियों में नाइट्रोजन की पादप की अनुपस्थिति या फिर अभाव होता है इनमें, और दलदली क्षेत्रों में रहते हैं ये ड्रोसेरा, डायनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी। इसलिए ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मृतजीवी। आपने बरसात के दिनों में गोबर, अचार, सब्जी, लकड़ी, सली गड़ी वस्तुओं पर छत्रक या सफ़ेद धागे के समान संरचनाएं देखी होगी। इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को सामान्य भाषा में फफूंद और विज्ञान की भाषा में कवक कहते हैं। इन जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यदि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो ये अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं या कहाँ से प्राप्त करते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। डायग्राम 2.6 देखिए, इसमें आपको दिखाया गया है गोबर पर छत्रक है और ये दूसरा मोनोट्रोपा का डायग्राम है। देखिए गोबर पर जो छत्रक लगे हुए हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण हम जानते हैं कि पादप या कोई भी चीज़ हो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में नहीं कर सकती है। आइए जानते हैं। ये पादप मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर पाचक रस यानी एंजाइम स्रावित करते हैं। ये पाचक रस इनको विलयन में बदल देते हैं, जिससे पादप अवशोषित कर पोषक तत्व बनाते हैं। ये पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। अधिकांश कवक जैसे म्यूरिकर, अगेरिकस आदि मृतजीवी पादप है। चित्र 2.6 में आपको मोनोट्रोपा भी दिखाया गया है। एक पुष्पीय पादप है जो मृतजीवी एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए मैंने ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे डायग्राम पे लिख दिया MMA। M का मतलब होता है म्यूकर, ठीक है, और दूसरे M का मतलब है मोनोट्रोपा, और A का मतलब है अकेरिकस। ये रहा अगेरिकस है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल है, यानी मृतजीवी में कौन से पौधे आते हैं? मोनोट्रोपा और म्यूकर और अगेरिकस MMA। आपने अपने चारों ओर अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को देखा होगा जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, किसान, पशुपालक, दूध बेचने वाला आदि। क्या इनमें से कोई भी एक अन्य व्यवसाय के व्यक्ति के सहयोग के बिना जीवन जीने की कल्पना कर सकता है? नहीं, हम सब आपसी सहयोग से ही सहज जीवन जी सकते हैं। क्या पौधों में भी ऐसा सहयोग एवं सामंजस्य होता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सहजीवी
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व व रहने के स्थान आपस में बांट लेते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन तथा साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। लाइकेन सहजीवक का प्रारूपिक उदाहरण है। लाइकेन दो प्रकार के पादप कवक व शैवाल साथ साथ रहते हैं। लाइकेन में क्या है, दो प्रकार के पादप होते हैं, कवक व शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किए गए भोजन को यानी कार्बोहाइड्रेट को कवक को उपलब्ध कराता है तथा बदले में कवक है उस शैवाल को रहने के लिए स्थान, जल, अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। यानी ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो लाइकेन में दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कवक एवं शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि क्लोरोफिल में नहीं होता है। दोस्तों हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे ऐसे ही जारी हमारे रीड का जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक मेरा ये टारगेट है कि हम साइंस का पूरा सिलेबस कर लें। तो आप मुझे मोटिवेशंस मिलेगा यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आगे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, तो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।